Hello everyone. Let's start our today's topic carbohydrates. कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन और हाइड्रोजन की जो रेशो होती है वो 1:2:1 होती है। इन्हें हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन कहा जाता है। हाइड्रेट्स मतलब H2O ऑफ कार्बन। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो आप इस तरह से भी लिख सकते हो CH2O या फिर CnH2nOn। दैट इज़ आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो ब्रैकेट में CH2O और ब्रैकेट क्लोज N, और रेशो इसकी होती है 1:2:1। टेक्निकली डेफिनेशन की बात की जाए तो कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स, या एल्डिहाइड होने चाहिए या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होने चाहिए। तो एल्डिहाइड ग्रुप होता है CHO को कहते हैं, और कीटोनिक ग्रुप होता है C+O को कहा जाता है। अगर एल्डिहाइड लगता है तो उसे हम एल्डोज शुगर कहा जाता है, और अगर कीटोन ग्रुप लगता है तो उसे हम कीटोन शुगर कहते हैं। मेनली कार्बोहाइड्रेट्स आर द शुगर। जितने नंबर ऑफ OH ग्रुप इसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं वो 2 से ज़्यादा होने चाहिए। अगर 2 से ज़्यादा OH ग्रुप हैं किसी स्ट्रक्चर में तो अब हम उन स्ट्रक्चर्स को कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ग्लूकोज देखा जाए तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, और इसकी रेशो अगर हम रेशो निकालें तो 1:2:1 ही हमें देखने को मिलती है, इसलिए ये एक कार्बोहाइड्रेट है। दूसरे एग्जाम्पल की बात करें राइबोज, तो राइबोज का फॉर्मूला होता है C5H10O5, और इसकी भी रेशो होती है 1:2:1। दैट्स वाई ये भी एक कार्बोहाइड्रेट है। जो हमने रेशो की बात की, हमें हमेशा 1:2:1 देखने को मिलेगा, तो उन कंपाउंड्स को हम कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन केस है जो है CH3COOH। इस फॉर्मूले में हमें CHO की रेशो जो है वो 2:4:2 करके 1:2:1 तो मिल जाती है, बट ये एक कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। तो एसिटिक एसिड इज नॉट ए कार्बोहाइड्रेट। दूसरा इसमें एग्जाम्पल आता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला होता है C3H6O3। तो ये भी एक कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, ये भी फॉलो करता है 1:2:1 को, बट इट इज़ नॉट ए कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि जब हम इनका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें हमें 2 OH ग्रुप नहीं देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को हम मेनली सैकराइड्स भी कहते हैं। तो इनके नेमिंग क्लासिफिकेशन है, 3 तरह से इनको क्लासिफाइड किया गया है। नंबर 1 इज मोनोसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड्स, एंड नंबर 3 इज पॉलीसैकराइड्स। मोनोसैकराइड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं, उनकी ब्रेक डाउन हम फिर से नहीं कर सकते हैं, वो कंपाउंड फर्दर ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता है। दैट इज कॉल्ड एज मोनोसैकराइड्स। ओलिगोसैकराइड्स बने होते हैं जब हम 2 या 2 से ज़्यादा मोनोसैकराइड्स यूनिट्स को जोड़ते हैं, और अप्रॉक्सीमेटली अप टू 10 मोनोसैकराइड्स यूनिट्स को हम जोड़ सकते हैं, तो उससे फॉर्मेशन होती है ओलिगोसैकराइड्स की। पॉलीसैकराइड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें हम मोर देन 10 मोनोसैकराइड्स यूनिट को ज्वाइन करते हैं, एंड देन फॉर्मेशन ऑफ पॉलीसैकराइड्स होता है। सबसे पहले बात करेंगे हम मोनोसैकराइड्स की। मोनोसैकराइड्स में सिंपलेस्ट जो मोनोसैकराइड्स होता है दैट इज 3 कार्बन कंपाउंड, जिसे हम ट्रायोज शुगर कहते हैं। तो सबसे सिंपलेस्ट जो मोनोसैकराइड्स है वो है ट्रायोज शुगर। ये 3 कार्बन कंपाउंड से शुरू होते हैं, और अप टू जो कॉम्प्लेक्स मोनोसैकराइड्स है दैट इज 7 कार्बन कंपाउंड, जिसे हम हेप्टोज शुगर कहते हैं। तो हम 3 कार्बन वाले को ट्रायोज कहते हैं, 4 वाले को टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, इस तरह से हम इनको देखते हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं ट्रायोज शुगर की। ट्रायोज मतलब 3 कार्बन कंपाउंड। तो अगर 3 कार्बन होंगे तो उसकी रेशो के हिसाब से इसका फॉर्मूला बनता है C3H6OH। लेकिन हमने रूल पढ़ा है कि जिसमें हमें OH अप्रॉक्सीमेटली 2 से 2 से ज़्यादा OH देखने को मिलेंगे, उन्हें ही हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। तो इस तरह से C3H6 जो फॉर्मूला होता है उसे हम ट्रायोज कहते हैं। ट्रायोज में हमें 2 फॉर्म देखनी पड़ती है, एक होती है एल्डोज फॉर्म और दूसरी होती है कीटोज फॉर्म। फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन एल्डोज फॉर्म का मतलब होता है जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप लगा होता है। एल्डिहाइड ग्रुप होता है CHO, तो इसमें कार्बन नंबर 1 पे CHO लगा होता है, देन सेकंड पे CHOH,
थर्ड पे CH2OH। ये एग्जाम्पल है ग्लिसरल्डिहाइड। तो 3 कार्बन कंपाउंड एल्डो शुगर इज ग्लिसरल्डिहाइड एंड 3 कार्बन कंपाउंड कीटोज शुगर का एग्जाम्पल है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन में इसमें कीटो शुगर लगी होती है लेकिन सेकंड कार्बन पे लगती है। फर्स्ट कार्बन सेम स्ट्रक्चर, अगर हम एल्डिहाइड जो हमने ग्लिसरल्डिहाइड में देखा सेम स्ट्रक्चर वही है, बस जो कार्बन नंबर 2 पे 2 H लगे हैं उन दोनों H को हम कार्बन नंबर 1 पर ले जाएंगे। तो 1 पर अगर ले जाएंगे तो बन जाएगा CH2OH और नंबर 2 पे सिर्फ रह जाएगा C डबल बॉन्ड O, देन थर्ड नंबर पे रहेगा CH2OH। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल बनता है कीटोन फॉर्म का जिसका नाम है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ग्लिसरल्डिहाइड एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन जो है वो आइसोमेरिक फॉर्म होती हैं। तो ये दोनों जो हैं वो आइसोमेरिक फॉर्म है, सेम फॉर्मूला होता है, बस स्ट्रक्चर में डिफरेंस आता है, दैट इज कॉल्ड एज आइसोमर्स। नंबर 2 हम बात करते हैं टेट्रो शुगर। टेट्रोस का मतलब 4 कार्बन, तो फॉर्मूला बनता है C4H8O4 और इसके 2 फॉर्म है एल्डोज और कीटोस। एल्डोज में एग्जाम्पल है इरिथ्रोज और कीटोज में एग्जाम्पल है इरिथ्रोलोज। तो इरिथ्रोज के लिए CH जैसा हमने सेम उसमें किया था सेम वैसे ही लिखेंगे, CHO CHOH CHOH और लास्ट वाले में CH2OH। इसमें भी हम सेम करेंगे, जो यहाँ पर 2 H हैं इन दोनों H को हम नंबर 1 कार्बन पर ले जाएंगे तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा CH2OH और यहाँ रह जाएगा C डबल बॉन्ड O, बाकी सभी सेम हैं CHOH और CH2OH। इस तरह से ये फॉर्मूला हमारा इरिथ्रोलोज का होता है। देन बात करते हैं पेंटो शुगर। ये इंपॉर्टेंट है पेंटो शुगर। तो पेंटो शुगर का जो फॉर्मूला बनता है दैट इज C5H10O5। इसकी एल्डोज जो फॉर्म होती है और एल्डोज फॉर्म है इसमें राइबोज शुगर जिसे हम RNA कहते हैं, C5H10O5। इसमें दूसरा एग्जाम्पल है डीऑक्सी राइबोज शुगर जिसे हम DNA कहते हैं। ये एक एक्सेप्शन केस है जो इस रूल को फॉलो नहीं करता है रेशो वाले, लेकिन ये भी एक एल्डो शुगर ही होता है C5H10O5। तो ये इम्पॉर्टेंट है। देन उसके बाद हम बात करते हैं कीटो शुगर। कीटो शुगर में हमें राइबोज से ही मिलकर बनता है रेबुलोज और डीऑक्सी राइबोज में कुछ नहीं चेंज होता है। देन जो जाइलोज इसका एग्जाम्पल है उसी से हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जेलुलोज। ये जाइलोज जो है एक एल्डो शुगर का एग्जाम्पल है और जेलुलोज जो है वो कीटो शुगर का एग्जाम्पल है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें राइबोज का, तो राइबोज का जो फॉर्मूला था दैट इज C5H10O5। तो C5 इस तरह से हम इस शुगर को बनाते हैं, कार्बन नंबर 1 2 3 4 एंड 5। इसमें कार्बन नंबर 1 में OH है और कार्बन नंबर 2 में भी OH है, 3 में भी OH है एंड 4 में H CH2OH होता है। ये एक अनस्टेबल कंपाउंड होता है। इसको अनस्टेबल कंपाउंड हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो नंबर 1 वाला OH है और थर्ड नंबर वाला OH है और जो CH2OH है, ये जब हम RNA की फॉर्मेशन इस राइबोज से करते हैं, RNA जब इस राइबोज से बनता है, बहुत सारे राइबोज यूनिट मिलते हैं और RNA की फॉर्मेशन करते हैं, तो यहाँ इन तीनों पोजीशंस पे तो ये ज्वाइन हो जाते हैं। सिर्फ OH की ये पोजीशन जो है वो नहीं जुड़ती है, जिसकी वजह से जब RNA बन जाता है तो ये OH बॉन्ड जो है वो किसी ना किसी के साथ बॉन्डिंग कर सकता है, जिसकी वजह से ये एक अनस्टेबल कंपाउंड बनता है। हाईली अनस्टेबल रिएक्शन हमें देखने को मिलती है ड्यू टू OH ग्रुप। जो OH ग्रुप इसमें होता है RNA में, इसकी वजह से सबसे पहले डिस्कवर RNA को ही किया गया था। इसी RNA इसी राइबोज से नेक्स्ट जो कंपाउंड बनता है दैट इज डीऑक्सी राइबोज। डीऑक्सी राइबोज में बस इतना चेंजेस है कि जो सेकेंड पोजिशन का OH था वो रिप्लेस हो जाता है, सिर्फ H ही यहाँ रहता है। तो H यहाँ रहता है, इस H की वजह से ये स्टेबल बन जाता है। बहुत सारे डीऑक्सी राइबोज मिलते हैं, OH OH और CH2OH में बॉन्डिंग हो जाती है। इस H से बॉन्डिंग ना होने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, जिसकी वजह से ये एक स्टेबल कंपाउंड हमें देखने को मिलता है। तो डीऑक्सी राइबोज और राइबोज में जो मेनली डिफरेंस है वो शुगर के पोजीशन नंबर 2 कार्बन पे है। ये जो नंबर 2 कार्बन है राइबोज में उसमें OH था और जो डीऑक्सी राइबोज था उसमें H होता है नंबर 2 पोजीशन पे। नेक्स्ट बात करते हैं अब हेक्सो शुगर। हेक्सो शुगर
के जो एग्जाम्पल हैं, एल्डोज में हमें एग्जाम्पल देखने को मिलता है, दैट इज़ ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज। स्ट्रक्चर हम इनके आगे देखेंगे, फॉर्मूला सेम रहने वाला है C6H12O6, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन केस है, दैट इज़ रेमिनोज। रेमिनोज में हमें फॉर्मूला देखने को मिलता है C6H12O5। वैसे ही कीटोज फॉर्म जो होती है उसमें फ्रक्टोज एग्जाम्पल है, और फ्रक्टोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। अगर हम ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की बात करें तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है कार्बन नंबर 1 पे एल्डिहाइड ग्रुप CHO, देन कार्बन नंबर 2 जिसको हम पढ़ते हैं HCOH, OHCH, HCOH, HCOH और CH2OH। जो पोजीशनिंग सिर्फ फ्रक्टोज में चेंज होती है, इसके नंबर 2 कार्बन के जो दोनों हाइड्रोजन हैं वो चले जाते हैं नंबर 1 के पास, और डबल बॉन्ड ही रहता है सेकंड पोजीशन पे, बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम रहता है। तो यहाँ बन जाता है CH2OH, C डबल बॉन्ड O, देन OHCH, HCOH, HCOH, CH2OH। ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है। ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन स्ट्रक्चर से हम ये बता सकते हैं कि ग्लूकोज जो है वो कितने आइसोमेरिक फॉर्म बना सकता है, अपने सेम फार्मूले से कितने स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बना सकता है, दैट इज़ आइसोमर्स। तो आइसोमेरिक फॉर्म अगर हमें निकालनी हो ग्लूकोज की, तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कायरल कार्बन का। तो कायरल कार्बन हमने ऑलरेडी अमीनो एसिड में डिस्कस किया था, एसिमेट्रिकल कार्बन या कायरल कार्बन। ऐसी कार्बन जिसके 4 ग्रुप, जो भी 4 ग्रुप हैं वो चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट हो, उस कार्बन को हम कहते हैं कायरल कार्बन। तो वैसे अगर हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखें तो कार्बन नंबर 1 में 4 ग्रुप तो नहीं है, और ना ही 6 नंबर पे है, तो ये तो नहीं होगी। बाकी जो ये कार्बन है, इस कार्बन के यहाँ CHO लगा है, यहाँ OH है, यहाँ H है, और यहाँ ये पूरा ग्रुप लगा होता है, तो ये तो डिफरेंट हो गया। वैसे इस कार्बन में भी डिफरेंट देखने को मिलता है, इसमें भी देखने को मिलता है, और इसमें भी तो ये जो टोटल 4 कार्बन है हमारे पास, इन 4 कार्बन में हमें डिफरेंट ग्रुप देखने को मिलते हैं। तो अगर हमने ये निकालना हो नंबर ऑफ आइसोमर, तो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं 2 की पावर n। दिस n इज़ द नंबर ऑफ कायरल ग्रुप। तो ग्लूकोज में कायरल ग्रुप हमारे पास 4 देखने को मिले, तो 2 की पावर 4 दैट इज 16 आइसोमर। तो ग्लूकोज में बनेंगे 16 आइसोमर। इस तरह से हम किसी भी कंपाउंड में निकाल सकते हैं, बट हमें पता होना चाहिए कि उसके कायरल कार्बन कितने हैं। अब बात करते हैं हेप्टोज शुगर की। हेप्टोज शुगर का फॉर्मूला होता है C5H14O7। इसमें हमें जो एग्जाम्पल देखने को मिलता है वो कीटो शुगर फॉर्म का ही देखने को मिलता है, दैट इज सिडोहेप्टुलोज। नेक्स्ट बात करते हैं एपीमर्स का। तो एपीमर्स वो कंपाउंड्स होते हैं, वो शुगर्स होती हैं या वो मोनोसैक्राइड्स होते हैं जो डिफ़र होते हैं एक दूसरे से ओनली एट 1 कार्बन। सिर्फ एक कार्बन का डिफरेंस होता है, लेकिन कार्बन नंबर 1 पे वो डिफरेंस नहीं होना चाहिए। दैट इज़ फॉर एग्जाम्पल अगर हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखें, ये हमारा बीच वाला स्ट्रक्चर हमारा ग्लूकोज का है, तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमें जो आता है वो हमने ड्रॉ कर दिया, दैट इज़ CHO, HCOH, OHCH, HCOH, HCOH एंड CH2OH। अगर इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें और इसके कार्बन नंबर 4 में हम चेंजेस कर दें, ये OH ग्रुप इस तरफ चला जाता है, तो इस तरफ जाने की वजह से जो ये स्ट्रक्चर बनाता है उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है ग्लैक्टोज। तो इस तरह से हमें ग्लैक्टोज का स्ट्रक्चर भी याद हो जाएगा। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर लर्न करना है और उसमें हमने डिफरेंट करना है कार्बन पोजीशन नंबर 4 पे। कार्बन की पोजीशन नंबर 4 पे अगर डिफरेंट हमें देखने को मिलता है तो उस कार्बन को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ग्लैक्टोज। और वैसे ही ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है, अगर उसके डिफरेंस हमें कार्बन नंबर 2 पे देखने को मिलेगा सेम वही, तो ग्लूकोज में कार्बन नंबर 2 पे OH इधर था, इस OH को अगर हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो इस तरह का डिफरेंस जो हमें देखने को मिलता है वो हमें देखने को मिलता है मैनोज का। तो ये हमारे पास शुगर में देखने को मिलते हैं ग्लैक्टोज का स्ट्रक्चर, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर और मैनोज का स्ट्रक्चर। और इस तरह से अगर पोजीशनिंग में डिफरेंस आता है तो उस तरह के कंपाउंड्स को हम कहते हैं एपीमर्स। नेक्स्ट बात करते हैं एनोमर्स की। एनोमर्स का मतलब होता है शुगर
विच आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एट ओनली कार्बन 1। ऐसी शुगर जिनमें अगर हम कार्बन 1 पे चेंजेस करते हैं, वहाँ चेंजेस होने की वजह से, उसकी पोजीशनिंग में चेंजेस होने की वजह से उस तरह की कार्बन को हम कहते हैं एनोमर्स। तो एनोमर्स की फॉर्म दो तरह के होते हैं एनोमर्स, अल्फ़ा एंड बीटा। तो ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर हमें पता है वो हम ड्रॉ करेंगे C6H12O6। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन, C6 हो गया है। देन HOH HOH OH H HOH CH2OH। अगर ये OH जो है वो होगा प्लेन के नीचे की तरफ, देन इसको हम बोलते हैं अल्फा ग्लूकोज। अगर ये प्लेन के ऊपर हमें देखने को मिलता है तो उसे कहते हैं हम बीटा ग्लूकोज। दीज आर द एनोमेरिक फॉर्म्स ऑफ द ग्लूकोज। डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स आर sugar acids, sugar alcohol, amino sugars। नंबर 1 शुगर एसिड। शुगर एसिड बनते हैं ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ आइदर CHO ग्रुप में हो ऑक्सीडेशन, या CH2OH ग्रुप में हो, या दोनों ग्रुप में हमें देखने को मिले, तो उसकी वजह से बनते हैं शुगर एसिड। मान लो ये आपके पास एक मोनोसेक्राइड्स है, ये कोई भी हो सकता है, ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, कोई भी शुगर हो सकती है। तो उस शुगर के CHO ग्रुप में अगर ऑक्सीडेशन होती है तो इट विल कन्वर्टेड इनटू COOH और बीच में हमारा जो सेम ग्रुप का स्ट्रक्चर है वो पूरा सेम रहने वाला है, और इस तरह के कंपाउंड को हम बोलते हैं एल्डोनिक एसिड। ये जनरल नेम है एल्डोनिक एसिड। मान लो ये ग्लूकोज में चेंजेस हुआ, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है और ग्लूकोज में ऑक्सीडेशन होती है और COH लग जाता है ऊपर, तो इसको बोला जाता है ग्लूकोडोनिक एसिड। इसी तरह से अगर ओनली CH2OH ग्रुप जो है वो ऑक्सीडाइज होगा, ये ग्रुप CH2OH है और ये ग्रुप अगर COOH में कन्वर्ट होगा, इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन अगर होती है, उस ग्रुप को कहा जाता है यूरोनिक एसिड। यूरोनिक एसिड जनरली कहा जाता है। अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज में इसको ग्लूक्रोनिक एसिड कहा जाएगा। इसी तरह से CHO और OH, CH2OH, इन दोनों ग्रुप में ऑक्सीडेशन अगर होती है तो दोनों में चेंजेस आ जाते हैं, ये COH में कन्वर्ट हो जाएगा और ये भी COH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस कंपाउंड को कहा जाता है एल्डेरिक एसिड। इसी तरह से ग्लूकोज में अगर ये होता है तो ग्लूकोज में इसको ग्लूकेरिक एसिड कहा जाता है या सैक्रिक एसिड कहा जाता है। सेम इसी कंपाउंड का ये नाम होता है। तो इस तरह से हम वेरियस कंपाउंड इसी नेमिंग के साथ देखते हैं। दूसरा हम बात करते हैं शुगर एल्कोहल की। तो शुगर एल्कोहल आर फॉर्म्ड ड्यू टू रिडक्शन ऑफ ओनली CHO ग्रुप। सिर्फ CHO ग्रुप में अगर रिडक्शन होती है उसको कहा जाता है शुगर एल्कोहल्स। रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ग्रुप। तो CHO ग्रुप में अगर रिडक्शन होती है, यहाँ हाइड्रोजन की एडिशन हो रही है, दैट इज फॉर्म CH2OH यहाँ पे बन जाएगा। और दोनों तरफ अगर आपको CH2 देखने को मिलता है तो ग्लूकोज में अगर रिडक्शन होती है तो उसे सैर्बिटोल कहा जाता है, मैनोज में अगर रिडक्शन होता है तो उसे मैनिटोल कहा जाता है। तो इस मैनिटोल जो होता है वो स्टोर्ड फूड होता है, फियोफाइसी जिसे ब्राउन एल्गी कहा जाता है, उसके मेंबर्स में जो स्टोर्ड फूड होता है दैट इज मैनिटोल। नेक्स्ट बात करते हैं अमीनो शुगर की। अमीनो शुगर वो शुगर होते हैं अगर इसके सेकंड OH ग्रुप जो बीटा डी ग्लूकोज होता है वो रिप्लेस हो जाए, या तो उसमें NH2 ग्रुप लग जाए या N एसिटाइल अमीनो ग्रुप लग जाए। N एसिटाइल अमीनो ग्रुप को लिखते हैं इस तरह से NH2C+O CH3। दिस इज द अमीनो शुगर। अब बीटा डी और अल्फा डी हमने ऑलरेडी पढ़े हैं। बीटा डी का मतलब है कि OH ग्रुप अगर ग्लूकोज के ऊपर की तरफ है तो उसे कहा जाता है, और उसमें हमें यहाँ पे OH देखने को मिलता है, इसे कहते हैं बीटा डी ग्लूकोज। इस बीटा डी ग्लूकोज में अगर NH2 की एडिशन हो जाती है और OH वहाँ से रिमूव हो जाता है तो इस चीज़ को कहा जाता है बीटा डी ग्लूकोसा अमीन। और अगर इसमें N एसिटाइल ग्रुप की एडिशन हो जाए दैट इज NH2COCH3, या हम इसको इस तरह से लिखते हैं NHC+O CH3। ये ग्रुप है दैट इज N एसिटाइल अमीनो ग्रुप। तो इसका नाम होता है बीटा डी N एसिटाइल ग्लूकोसामीन, और बीटा डी N एसिटाइल ग्लूकोसामीन को हम इस तरह से भी लिखते हैं BD नैग। और नैग और नैम हमने ऑलरेडी पढ़ा भी है, तो हम डिस्कस करेंगे आगे कि कहाँ हमने इनको पढ़ा है।
नैग के कंपोनेंट, बहुत सारे नैग के यूनिट्स मिलकर बनाते हैं काइटिन, जो हमने फंगस की सेल वॉल में भी पढ़ा है, एक्सोस्केलेटन ऑफ इरिथ्रोपोडा में पढ़ा है, सिटे ऑफ एनिलिडा में पढ़ा है, गिजार्ड ऑफ कॉकरोच में पढ़ा है, और ये पॉलीमर ऑफ नैग से मिलकर बने होते हैं काइटिन। और क्योंकि ये सेम नैग भी मिलकर बनाते हैं, मोनोमर ऑफ नैग बनाते हैं, दैट इज तो इनको कहते हैं होमोपोलीसेक्राइड्स। फंगस की सेल वॉल जो है वो मिलकर बनी होती है काइटिन की। दूसरा नैग का कंपोनेंट होता है दैट इज द सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की होती है, जिसे हम म्यूरिन कहते हैं। तो पेप्टिडोग्लाइकन में एक तो पेप्टाइड्स बॉन्ड्स होते हैं, दूसरा इसमें ग्लाइकन होता है। ग्लाइकन मीन्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, और जो पेप्टाइड्स होते हैं वो अप टू 8 to 10 अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। और कार्बोहाइड्रेट में हमें देखने को मिलता है इसमें नैग और नैम। नैग तो हमने देख लिया, नैम होता है एन एसिटाइल म्यूमेरिक एसिड। मोनोसेक्राइड्स के बाद बात करेंगे ओलिगोसेक्राइड्स। ओलिगोसेक्राइड्स कंपोज्ड ऑफ 2 मोनोसेक्राइड यूनिट्स और अप टू 10 मोनोसेक्राइड यूनिट्स। 2 मोनोसेक्राइड से लेकर 10 मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स तक अगर ये आपस में जुड़ते हैं तो उनसे बनते हैं ओलिगोसेक्राइड्स। ओलिगोसेक्राइड को क्लासिफाई किया गया है डाइसेक्राइड्स में, मतलब 2 मोनोसेक्राइड्स जब जुड़ते हैं, ट्राइसेक्राइड्स में मतलब 3 मोनोसेक्राइड्स यूनिट जब जुड़ते हैं, टेट्रासेक्राइड्स जब 4 मोनोसेक्राइड यूनिट आपस में जुड़ते हैं, पेंटासेक्राइड्स मतलब 5 मोनोसेक्राइड यूनिट जब जुड़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डाइसेक्राइड के एग्जाम्पल की। पहला एग्जाम्पल है सुक्रोज। सुक्रोज बनता है जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में जुड़ते हैं। मेल्टोज बनता है जब 2 ग्लूकोज आपस में जुड़ते हैं। लैक्टोज बनता है जब ग्लूकोज के साथ ग्लैक्टोज जुड़ता है। ट्रेलोज बनता है जब ग्लूकोज के साथ ग्लूकोज यूनिट जुड़ती हैं। इन्हें हम आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद बात करते हैं ट्राइसेक्राइड का एग्जाम्पल रेफिनोज होता है। टेट्रासेक्राइड का एग्जाम्पल स्टेक्होज होता है। पेंटासेक्राइड का एग्जाम्पल वर्वेस्कोज होता है। इन तीनों में कॉमन चीज है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। इसमें भी ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, इसमें भी ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ये ट्राइसेक्राइड 3 मोनोसेक्राइड से मिलकर बना होता है, तो इसमें टोटल 3 मोनोसेक्राइड बनते हैं, ग्लैक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। इसमें एक ग्लैक्टोज आता है। टेट्रासेक्राइड में 2 ग्लैक्टोज साथ में जुड़ते हैं और ये टोटल 4 मोनोसेक्राइड्स हो जाते हैं। पेंटासेक्राइड्स में 3 ग्लैक्टोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज के साथ जुड़ते हैं और ये 5 मोनोसेक्राइड हो जाते हैं। ये सभी जो स्ट्रक्चर हैं ग्लूकोज, ग्लैक्टोज और फ्रक्टोज, इन सब का फॉर्मूला C6H12O6 होता है। तो क्योंकि ट्राइसेक्राइड्स में 3 ये ग्लूकोज, ग्लैक्टोज और फ्रक्टोज हैं, तो C6H12O6 को हम मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं। यहाँ 2H2O इसलिए लॉस हुआ है क्योंकि ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के बीच में एक बॉन्ड बनता है जिसमें एक वाटर लॉस हो जाता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बीच में एक बॉन्ड बनता है और उसमें भी एक वाटर लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से हम इस फॉर्मूले में 2H2O लॉस करते हैं। और जो फाइनल फॉर्मूला हमारे पास बनेगा दैट इज C18H32O16 होगा, रेफिनोज का फॉर्मूला। दूसरा बात करें अगर हम टेट्रासेक्राइड्स की, तो टेट्रासेक्राइड में 2 ग्लैक्टोज आपस में जुड़ते हैं, एक बॉन्ड बनता है, और ग्लैक्टोज और ग्लूकोज में एक बॉन्ड, तो दूसरा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तीसरा बॉन्ड बनता है, तो 3H2O यहाँ सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और ये टोटल 4 होते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 4 सेम फॉर्मूला होता है सबके लिए, तो C6H12O6 मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया जाता है और उसमें से H2O सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास स्टेकोज का फॉर्मूला बनता है O21। देन उसके बाद पेंटा सेक्राइड्स की बात की जाए तो इसमें C6H12O6 को मल्टीप्लाई बाय 5 किया जाता है क्योंकि यहाँ 4 बॉन्ड बनते हैं, 4H2O का लॉस होता है, तो वर्वेस्कोज का फॉर्मूला होता है C30H52O26। डाइसेक्राइड्स में हमने सबसे पहले पढ़ा था मेल्टोज।
इनके बीच में जो बॉन्ड होते हैं उन बॉन्ड्स को कहा जाता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो मेल्टोज बनता है जब दो ग्लूकोज यूनिट आपस में जुड़ते हैं और ये दोनों ही अल्फा ग्लूकोज होते हैं। अल्फा ग्लूकोज का मतलब है कि प्लेन के ऊपर नीचे की तरफ OH लगा जुड़ा हुआ होता है। तो इन दोनों में OH जो है वो प्लेन के नीचे होता है, इसलिए हम इसे अल्फा कहते हैं। दोनों अल्फा ग्लूकोज जब हम लेते हैं तो ये 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। तो इसमें बॉन्डिंग जो होती है वो इस ग्लूकोज के पहले कार्बन की और दूसरे ग्लूकोज के चौथे कार्बन के बीच में बॉन्डिंग होती है। और इसके जो OH बॉन्ड हैं उन OH से H2O का लॉस हो जाता है, जिसे डिहाइड्रेशन कहते हैं या कंडेंसेशन कहते हैं। तो अगर दो ग्लूकोज यूनिट हैं उनमें से एक वाटर लॉस हो जाएगा तो फॉर्मूला बनेगा C12H22O11. This is the formula for the maltose and the bond formation between the maltose is alpha D 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। ये स्ट्रक्चर है मेल्टोज का। दूसरा एग्जाम्पल की बात करें लैक्टोज, तो लैक्टोज बनता है बीटा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लैक्टोज के बीच में जब बॉन्डिंग होती है। तो बीटा ग्लूकोज का मतलब कि 1 कार्बन में प्लेन के ऊपर OH होगा और बीटा ग्लैक्टोज का मतलब होता है जिसके 4th नंबर कार्बन में OH जो है वो ऊपर की तरफ होता है, वो बीटा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है। क्योंकि इसमें नंबर 1 से हमें लेना देना नहीं है, तो इसमें भी जो बॉन्डिंग हमें देखने को मिलती है 1 और 4th कार्बन के बीच में देखने को मिलती है। तो बीटा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लैक्टोज में जो फॉर्मेशन होती है और जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसे कहा जाता है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड लैक्टोज में बनता है। हमें मेनली ये याद रखना होता है। इसी तरह सुक्रोज में हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बीच में बॉन्ड देखने को मिलेगा। उस बॉन्ड को कहेंगे अल्फा 1 2 बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बीच के बॉन्ड को कहा जाता है सुक्रोज। इसी तरह से हमने 4th एग्जाम्पल पढ़ा था ट्रेलोज, दैट इज ग्लूकोज और ग्लूकोज के बीच में बॉन्डिंग होती है, लेकिन इसमें जो बॉन्ड बनते हैं वो बनते हैं अल्फा 1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और जो फर्स्ट हमने पढ़ा था मेल्टोज, इसमें अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनते हैं। क्योंकि ये दोनों ही ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर बने हैं, इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें लैक्टोज में अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड थे और ट्रेलोज में अल्फा 1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। आगे इसमें बात करते हैं, जितने भी हमने बॉन्ड पढ़े हैं पहले हम उन सबको बॉन्ड के बारे में देखते हैं कि हमने अभी तक कौन कौन से बॉन्ड पढ़े हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंडर जो हमें बॉन्ड फॉर्मेशन देखने को मिली है। फर्स्ट हमने बात की थी प्रोटीन की। प्रोटीन में होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड जिन्हें अमाइड बॉन्ड कहा जाता है। लिपिड्स में हमने देखे थे एस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। कार्बोहाइड्रेट में हमने पढ़ लिया है अभी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होते हैं। आगे अगर हम बात करें न्यूक्लिक एसिड की, इन्हें हम डिस्कस भी करेंगे डिटेल में, हम इनको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में डिस्कस करेंगे, बट ओवरऑल थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए कि जो पेंटो शुगर है, कार्बोहाइड्रेट में हमने पेंटो शुगर पढ़ी है, उसका और नाइट्रोजन बेस का जब बॉन्ड बनता है तो उन दोनों के बॉन्ड को बोला जाता है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और पेंटो शुगर और फॉस्फोरस के बीच में जो बॉन्ड बनता है दैट इज कॉल्ड फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। न्यूक्लियोटाइड्स में जो या न्यूक्लिक एसिड में जो बॉन्ड बनते हैं उन बॉन्ड्स को कहा जाता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। जब हमने ये ओलिगोसैकेराइड्स बन गए, जैसे सुक्रोज बन जाता है, उस सुक्रोज को अगर हमने फर्दर उसको मोनोसैकेराइड में चेंज करना हो तो उसमें एडिशन ऑफ वाटर किया जाता है। तो एडिशन ऑफ वाटर को कहा जाता है हाइड्रोलाइसिस, और इस हाइड्रोलाइसिस करने के लिए हमें जो एंजाइम चाहिए होते हैं उन एंजाइम को कहा जाता है हाइड्रोलेसिस। ये हम एंजाइम की क्लासिफिकेशन जहाँ पढ़ेंगे वहाँ भी डिस्कस करेंगे कि हाइड्रोलेसिस एंजाइम कौन कौन से होते हैं। हाइड्रोलेसिस का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर करना। तो एडिशन ऑफ वाटर अगर हम इन बॉन्ड्स में करेंगे तो कौन कौन से एंजाइम हमें ज़रूरी चाहिए होते हैं। तो प्रोटीन में अगर हम हाइड्रोलिसिस करें तो उनके लिए एंजाइम रिक्वायर्ड होते हैं पेप्टाइडेज और प्रोटीएज। इसी तरह लिपिड में एस्ट्रेस और लाइपेज होते हैं। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसाइड्स हमें चाहिए होते हैं। ग्लाइकोसाइडेज
सुक्रोज के लिए सुक्रेज होता है, मेल्टोज के लिए मेल्टेज होता है, लैक्टोज के लिए लैक्टेज होता है। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट के लिए अमाइलेज हमें एंजाइम रिक्वायर्ड होते हैं। पेंटो शुगर और नाइट्रोजन बेस के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एन ग्लाइकोसाइडेज होता है। पेंटो शुगर और फॉस्फोरस के लिए फॉस्फोएस्ट्रेज होता है। इसी तरह न्यूक्लियोटाइड्स के लिए फॉस्फोडाइएस्ट्रेज होता है। ये सभी एंजाइम हम एंजाइम की क्लासिफिकेशन में करेंगे डिस्कस। दीज ऑल आर द एंजाइम ऑफ हाइड्रोलाइज। ये हाइड्रोलाइजेज का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर करना। जैसा ही हमने देखा न्यूक्लिक एसिड में जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है, तो न्यूक्लिक एसिड का मतलब होता है डीएनए एंड आरएनए। तो डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर हमने ऑलरेडी, डीएनए हमने डीऑक्सीराइबोज में देखा और आरएनए हमने राइबोज में देखा। ये पॉलीमर होते हैं। न्यूक्लिक एसिड ये बनने के लिए बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स का मतलब होता है नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटो शुगर एंड फॉस्फोरस। पेंटो शुगर तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो नाइट्रोजन बेस का मतलब होता है, दो तरह के नाइट्रोजन बेस होते हैं, एक होता है प्यूरिन्स और दूसरा होता है पैरामिडिन्स। प्यूरिन्स में हम पढ़ते हैं ए एंड जी। ए मतलब एडेनिन, जी मतलब ग्वानिन। पैरामिडिन में हम 3 पढ़ते हैं, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल। साइटोसिन और थाइमिन डीएनए में होता है, साइटोसिन और यूरेसिल आरएनए में हमें देखने को मिलता है। यूरेसिल जो होता है उसमें और थाइमिन में जस्ट इतना डिफरेंस होता है कि जो यूरेसिल का 5th कार्बन होता है उसमें अगर CH3 लगा दिया जाए तो वो फॉर्मेशन कर देता है थाइमिन की ही। तो मिथाइलेटेड 5 मिथाइल यूरेसिल को ही हम थाइमिन कहते हैं। अब बात करते हैं, जब ये नाइट्रोजन बेस शुगर के साथ मिलते हैं तो उनको हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड्स। तो न्यूक्लियोसाइड्स जब बन रहे हैं, पेंटो शुगर मान लो हमारे पास ये है एक पेंटो शुगर, ये राइबोज भी हो सकती है और डीऑक्सी राइबोज भी हो सकती है। यहाँ हमने राइबोज लिया है और उसके साथ हमने नाइट्रोजन बेस को यहाँ ज्वाइन किया है। ये नाइट्रोजन बेस हमारे अलग अलग हो सकते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल। बट इनमें 2 डिफरेंसेस होते हैं कि इनमें इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है उस बॉन्ड को कहा जाता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नंबर 1 ऑफ द शुगर के पहले कार्बन से जुड़ता है, लेकिन नाइट्रोजन बेस के कौन से कार्बन से जुड़ेगा वो देखने के लिए प्यूरिन अगर हमने जोड़ा है, प्यूरिन मतलब एडेनिन और ग्वानिन। एडेनिन और ग्वानिन में पहले शुगर 9th नंबर नाइट्रोजन के साथ जुड़ती है और पैरामिडिन के केस में पहली शुगर जो है, पहली कार्बन जो शुगर की है वो 1st नाइट्रोजन के साथ जुड़ती है पैरामिडिन के। बस हमें ये याद रखना होता है नाइट्रोजन बेस किसके साथ बॉन्ड करेगा, 1 और 9, 1 और 1 के साथ करेगा। 1 और 9 करेगा प्यूरिन के केस में, 1 एंड 1 करेगा पैरामिडिन के केस में, और इनमें जो बॉन्ड बनते हैं उनको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब यही पेंटो शुगर, नाइट्रोजन और पेंटोज का तो हमने देख लिया, अब यही पेंटो शुगर आगे बॉन्ड बनाती है फॉस्फोरस के साथ। तो उस फॉस्फोरस के साथ जो बॉन्ड ये बनाएगी, इसी तरह से जो पेंटो शुगर है हमारे पास, उस पेंटो शुगर का कार्बन नंबर जो 5th कार्बन हमारे पास है, उस 5th कार्बन से एक फॉस्फेट अटैच्ड हो जाता है। अगर एक फॉस्फेट अटैच्ड हुआ है तो वहाँ पर वाटर लॉस 1 हो जाएगा और उस बॉन्ड को कहा जाता है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। अगर एक ही फॉस्फेट है, अगर इस तरह से दूसरा फॉस्फेट, तीसरा फॉस्फेट, 3 फॉस्फेट जुड़ जाएं, दूसरा जुड़ जाए या तीसरा जब जुड़ता है तो उन बॉन्ड को कहा जाता है फॉस्फोएनहाइड्रेट बॉन्ड। बहुत एनर्जी वाला ये बॉन्ड होता है, 2nd और 3rd। तो अगर 3 फॉस्फेट जुड़े हैं तो उसको कहा जाता है, एडेनिन के साथ नाइट्रोजन बेस अगर हमने एडेनिन लिया है तो उसको कहा जाता है ATP, एडेनिन ट्राई फॉस्फेट। और एडेनिन का अगर एक फॉस्फेट कम है तो एडेनिन डाई फॉस्फेट कहा जाता है, और अगर सिर्फ एक ही फॉस्फेट है तो उसे कहा जाता है AMP, दैट इज एडेनिन मोनोफॉस्फेट। तो इस तरह से ATP की भी फॉर्मेशन होती है, और एडेनिन भी बोल सकते हैं और एडिनोसिन
ट्राइफॉस्फेट। तो इस तरह से जो नेमिंग होती है वो होती है एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इस तरह से न्यूक्लियोटाइड तो बन गया है। अब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब जुड़ते हैं तो उन्हें कहा जाता है पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अब पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, एक जो पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का वो दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ जब जुड़ रहा है तो इन दोनों के जुड़ने के बॉन्ड को कहा जाता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और ये बनता है एक न्यूक्लियोटाइड के थर्ड कार्बन से और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के फिफ्थ कार्बन के बीच में। थर्ड और फिफ्थ कार्बन के बीच में हमें ये बॉन्ड देखने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो जो पेंटोज शुगर का फिफ्थ कार्बन है वो यहाँ पर फ्री रहता है, इसलिए यहाँ पर फ्री ये ग्रुप रहेगा और दूसरी तरफ से ये OH जो है वो फ्री रहता है। अगर एक और चेन में जुड़ जाता है तो इसी तरह से एंड में हमें 3' देखने को मिलता है। तो हमने देखा है DNA का जब स्ट्रक्चर भी बनता है तो उसमें 5' to 3' जो डायरेक्शन हमने देखी है, क्योंकि इसका 5' एंड और यहाँ पे 3' एंड जो है वो फ्री होता है। अगर ये तो हमने RNA को फॉर्मेशन की है, राइबोज शुगर हमने यहाँ लिया था। इस राइबोज शुगर की जगह हम डीऑक्सी राइबोज शुगर को भी ले सकते थे, जिसकी वजह से यहाँ पर DNA की फॉर्मेशन होनी थी। तो राइबोज शुगर से हम RNA की फॉर्मेशन करते हैं, डीऑक्सी राइबोज शुगर से हम DNA की फॉर्मेशन करते हैं। सबसे पहले डिस्कवरी RNA की हुई थी, बट क्योंकि RNA जो है वो अनस्टेबल कंपाउंड है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस OH ग्रुप, ये OH ग्रुप जो है वो किसी के साथ भी बॉन्ड नहीं करता है। जब यहाँ पर ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन भी हुई है या न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन भी हुई है, ये OH जो है वो ये फ्री रहता है, क्योंकि OH जो है वो बॉन्डिंग करना इसके साथ इजी हो जाता है। तो ये अनस्टेबल कंपाउंड हमें देखने को मिलता है। तो इसीलिए अगर हम फॉस्फेट के स्ट्रक्चर की बात करें तो H2PO4 होता है। इस तरह से हम इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं। ये होता है एक फॉस्फेट का स्ट्रक्चर। और यूरेसिल से ही, क्योंकि यूरेसिल जो है वो RNA में देखने को मिलता है, जैसे ही राइबोज से डीऑक्सी राइबोज की फॉर्मेशन हुई है उसी तरह यूरेसिल से थाइमिन की फॉर्मेशन हुई है। थाइमिन मतलब 5 मिथाइल यूरेसिल को ही कहा जाता है। यूरेसिल का जो स्ट्रक्चर होता है उसके फिफ्थ कार्बन पे अगर CH3 ग्रुप देखने को मिलता है उसे हम थाइमिन कहते हैं। ओलिगोसैक्राइड्स के बाद बात करते हैं पॉलीसैक्राइड्स की। पॉलीसैक्राइड्स का मतलब होता है मोर देन 10 मोनोसैक्राइड यूनिट अगर जुड़ते हैं तो उन्हें हम कहते हैं पॉलीसैक्राइड या ग्लूकेन्स। ये आते हैं एसिड इनसॉल्युबल पूल के अंडर। ये मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर वेट मोर देन 10,000 डाल्टन से ज़्यादा होता है। इनकी दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, होमोपॉलीसैक्राइड्स जिसको होमोग्लाइकन कहते हैं और हिट्रोपॉलीसैक्राइड जिन्हें हिट्रोग्लाइकन कहते हैं। होमोपॉलीसैक्राइड मतलब पॉलीमर ऑफ सेम रिपीटिंग यूनिट या पॉलीमर ऑफ मोनोमर्स। इसी तरह हिट्रोपॉलीसैक्राइड्स पॉलीमर्स ऑफ डिफरेंट रिपीटिंग यूनिट। सेम रिपीटिंग यूनिट से ही अगर कोई बन रहा है तो उसे होमोपॉलीसैक्राइड। फॉर एग्जांपल बहुत सारे अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाते हैं तो ये एक होमोपॉलीसैक्राइड है। हिट्रोपॉलीसैक्राइड्स मतलब डिफरेंट यूनिट्स जब मिलते हैं तो वो फॉर्मेशन करते हैं हिट्रोपॉलीसैक्राइड्स की। अब सबसे पहले बात करेंगे होमोपॉलीसैक्राइड्स। होमोपॉलीसैक्राइड को क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरेज एंड स्ट्रक्चर। स्टोरेज पॉलीसैक्राइड्स आर इन केस ऑफ एनिमल्स, एनिमल में स्टोरेज पॉलीसैक्राइड है ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन जो है वो सेम रिपीटिंग यूनिट ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज से मिलकर बना हुआ होता है और ये स्टोर होता है लीवर और मसल्स में। इसी तरह प्लांट में स्टार्च होता है और इनुलिन होता है। स्टार्च बनता है अल्फा डी ग्लूकोज के पॉलीमर से ही और इनुलिन बनता है बीटा डी फ्रक्टोज के पॉलीमर से। और ये मिलता है एस्ट्रेसी फैमिली जिसे कंपोस्टी फैमिली कहा जाता है। फॉर एग्जांपल डेलिया में देखने को हमें ये मिलता है। अगर स्ट्रक्चर पॉलीसैक्राइड्स की बात की जाए तो स्ट्रक्चर पॉलीसैक्राइड्स प्लांट में जो स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं वो सेलुलोज करते हैं और सेलुलोज बने होते हैं बीटा डी ग्लूकोज यूनिट से
और फंजाई जो है वो काइटिन से मिलकर बनी होती हैं, और काइटिन होते हैं बीटा डी नैग यूनिट, जब इसके पॉलीमर जब जुड़ते हैं उससे बनते हैं। फंगस की जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है काइटिन की। सबसे पहले बात करेंगे स्टार्च। स्टार्च बना है पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज से। ये स्टोर होता है प्लांट फूड। स्टार्च के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो पेरेनोइड्स ये अंदर होते हैं, पेरेनोइड्स, और इनको सराउंड करती है स्टार्च, और इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है प्रेनोइड बॉडी। ये बीच में प्रोटीन है, प्रोटीन को सराउंड किया है स्टार्च ने, दैट इज कॉल्ड एज प्रेनोइड बॉडी। तो स्टार्च सराउंड करती है अगर प्रोटीनियस बॉडी को, दैट इज कॉल्ड एज प्रेनोइड बॉडी। स्टार्च जो होते हैं वो ग्रीन एल्गी में देखने को मिलते हैं, जिसको क्लोरोफाइसी कहा जाता है, और ये ब्रायोफाइट में भी हमें देखने को मिलता है। प्रेनोइड बॉडी अगर बात की जाए प्रेनोइड बॉडी की, तो ये हमें ग्रीन एल्गी में देखने को मिलता है। ब्रायोफाइट के जो एंथोसिरोज हमने पढ़ा है एंथ्रोसिरोप्सिडा में, या एंथोसिरोज को हम हॉर्नवर्ड्स भी बोलते हैं, उसमें देखने को मिलता है। जो थैलस होता है एंथोसिरोज का, उसमें नॉस्टॉक कॉलोनी हमें देखने को मिलती है। नॉस्टॉक मतलब कि ब्लू ग्रीन एल्गी, या जिसे हम फैलन स्टार भी कहते हैं। दूसरा हम ये प्रेनोइड बॉडी देखने को मिलती है टेरिडोफाइटा में। टेरिडोफाइटा के आइसोएट्स में या स्लेजिनेला में। स्लेजिनेला को लिटिल क्लब मॉस भी कहा जाता है। स्टार्च के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो स्टार्च मिलकर बने होते हैं अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। तो अमाइलोज 1:3 रेशो की फॉर्म, मतलब कि अमाइलोज 25% ही होगा और अमाइलोपेक्टिन उसमें 75% होगा। जो अमाइलोज का स्ट्रक्चर होता है वो सीधा लीनियर चेन बनाता है अल्फा डी ग्लूकोज की। बहुत सारे अल्फा डी ग्लूकोज जो है इस तरह से लीनियरली जुड़ते रहते हैं। तो ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है इसमें एक ग्लूकोज का अल्फा 1 और फोर्थ दूसरे ग्लूकोज का ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाते हैं ये। तो लीनियर चेन में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है पहले और चौथे कार्बन के बीच में होती है अल्फा 1 अल्फा 4। तो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इसे कहा जाता है, जो लीनियर चेन में हमें देखने को मिलता है। और उसके बाद इस तरह से ये लीनियर चेन बन जाती है। जब बहुत सारी लीनियर चेन बन जाती है देन इसमें ब्रांचिंग हमें इस तरह से देखने को मिलती है। अब ये जो ब्रांचिंग होती है ये होती है अमाइलोपेक्टिन की वजह से। तो ब्रांच चेन बनती है अमाइलोपेक्टिन की वजह से और इसको कहा जाता है अल्फा डी ग्लूकोज। ये ब्रांचिंग होगी एवरी 20 या 20 to 25 रेजिड्यू के बाद। जब जैसे ही लीनियर के 20-25 रेजिड्यू जुड़ जाएंगे उसके बाद हमें ये ब्रांचिंग देखने को मिलती है। अब ब्रांचिंग में भी बॉन्ड हमें जो देखने को मिलते हैं अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हमने देखा पहले तो, और उसके बाद जब ब्रांचिंग ये लीनियर चेन में हमें देखने को मिला अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जब ब्रांचिंग स्टार्ट हुई तो उसमें देखने को मिलती है अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। पहले ग्लूकोज का जो 6th नंबर होता है उस 6th नंबर के साथ जो है वो फर्स्ट ग्लूकोज का बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड को कहा जाता है अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। नेक्स्ट बात करते हैं ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन पॉलीमर होते हैं अल्फा डी ग्लूकोज के, और ये स्टोर्ड पॉलीसेक्राइड्स है एनिमल्स के लिए। तो ग्लाइकोजन जो है वो एनिमल में स्टोर होता है, इसे एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है। इसका स्ट्रक्चर भी सिमिलर होता है अमाइलोपेक्टिन की तरह ही, बट जो ब्रांचिंग होती है वो 8 to 10 रेजिड्यू के बाद इसमें होती है। तो हाईली ब्रांच्ड ये स्ट्रक्चर होता है। इसमें बॉन्ड लीनियर में अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ही होते हैं और ब्रांचिंग में अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होते हैं। इसमें डिफरेंस जस्ट इतना है कि इसमें 8 to 10 रेजिड्यू के बाद ये ब्रांचिंग देखने को हमें मिल जाती है। इसमें स्टार्च होती है, उस स्टार्च को कहा जाता है फ्लोरिडियन स्टार्च, और ये स्टोर होती है रेड एल्गी में हमने देखी है। तो जो फ्लोरिडियन स्टार्च होता है उसका स्ट्रक्चर जो है सिमिलर होता है अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के साथ ही फ्लोरिडियन स्टार्च का स्ट्रक्चर भी सिमिलर होता है। नेक्स्ट जो हमने बात की है
स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड, तो स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड में हमने सेलुलोज को पढ़ा था और काइटिन को पढ़ा था। सेलुलोज बनते हैं पॉलीमर ऑफ बीटा ग्लूकोज से, तो बीटा डी ग्लूकोज में जो बॉन्डिंग होती है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग हमें देखने को मिलती है, ये लीनियर चेन के साथ ही जुड़ते हैं। और काइटिन जो है वो पॉलीमर होता है बीटा डी नेग का, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन का, इसमें बॉन्डिंग होती है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और ये भी लीनियर चेन। तो अब हमें याद करना है जो पॉलीसेक्राइड लीनियर चेन में होते हैं या अनब्रांच जो होते हैं वो कौन कौन से थे, इनुलिन, सेलुलोज, काइटिन, ये सभी लीनियर थे, अनब्रांच थे। जो ब्रांच्ड हमने पढ़े दैट इज स्टार्च, स्टार्च में भी लीनियर फ्रैक्शन अमाइलोज का देखने को मिलता है और ब्रांच फ्रैक्शन जो है वो अमाइलोपेक्टिन का देखने को मिलता है। और ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर भी हमारा सेम होता है स्टार्च का, बट इसमें ज़्यादा ब्रांचिंग होती है, जस्ट इतना ही डिफरेंस है। ग्लूकोज जो स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, बहुत सारे स्टार्च भी बहुत सारे ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, ग्लाइकोजन भी ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, सेलुलोज भी ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। लेकिन स्टार्च और ग्लाइकोजन अल्फा ग्लूकोज से मिलकर बना होता है और सेलुलोज बीटा ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। इसी तरह से इनुलिन जो है वो बीटा फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है और काइटिन बना होता है बीटा नेग यूनिट से मिलकर। ये पॉलीमर इन सभी के होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आयोडीन टेस्ट जो है वो किस तरह से किया जाता है। आयोडीन टेस्ट हमने देखा है स्टार्च के लिए किया जाता है और ग्लाइकोजन के लिए किया जाता है। ये हमें बेसिकली पता ही होता है कि आयोडीन टेस्ट किसके लिए किया जाता है। तो आयोडीन टेस्ट जो है वो स्टार्च के लिए क्यों किया जाता है, अगर ये पूछा जाए आपसे तो आप इसको इजीली बता सकते हैं। और स्टार्च के साथ जब आयोडीन टेस्ट किया जाता है तो डीप ब्लू कलर आता है। ये डीप ब्लू कलर इसलिए आता है क्योंकि इसमें जो ब्रांचिंग होती है वो अमाइलोपेक्टिन में हमें देखने को मिलती थी ब्रांचिंग। इस तरह से वो ब्रांचिंग हमें देखने को मिलती है और इस ब्रांचिंग में जो आयोडीन टेस्ट किया जाता है तो यहाँ पर वो कलर जो है वो इजीली यहाँ पर आ जाता है, यहाँ स्टोर हो जाता है, जिस वजह से हमें स्टार्च में ब्लू कलर देखने को मिलता है और ग्लाइकोजन में डीप रेड या ब्रिक रेड कलर देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर विच रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन एंड बैंडिक सॉल्यूशन, ये टेस्ट होता है। उन शुगर को कहा जाता है रिड्यूसिंग शुगर। फॉर एग्जांपल जितने भी मोनोसेक्राइड्स हैं या डाइसेक्राइड्स हैं वो सभी होते हैं रिड्यूसिंग शुगर, एक्सेप्ट सुक्रोज और टेरोज को छोड़कर जितने भी डाइसेक्राइड्स हैं वो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। और नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं सभी पॉलीसेक्राइड सुक्रोज और टेरोज को मिलाकर। सेकंड हम बात करते हैं हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स की, जिन्हें हम हेट्रोग्लाइकन्स भी कहते हैं और इसका एग्जांपल है हेलोरोनिक एसिड। हेलोरोनिक एसिड जो है ये एनिमल सीमेंट इसे कहते हैं। ये एक म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स है। ये प्रेजेंट होता है अम्बिकल कॉर्ड ऑफ फीटस में। दो जॉइंट्स की जब कोई दो बोन्स ज्वाइन करती हैं उन दोनों के बीच में जो एसिड प्रेजेंट होता है उस एसिड को भी हम कहते हैं हेलोरोनिक एसिड। इन क्यूमुलस लेयर ऑफ द सेकेंडरी oocyte, जो क्यूमुलस लेयर होती है सेकेंडरी oocyte, ये स्ट्रक्चर है सेकेंडरी oocyte का। तो सेकेंडरी oocyte के इस स्ट्रक्चर में ये जो बाहर की आउटर लेयर है इसको कहा जाता है क्यूमुलस लेयर और इस लेयर में प्रेजेंट होता है हेलोरोनिक एसिड। क्यूमुलस लेयर के अंदर जो लेयर होती है दैट इज कॉल्ड कोरोना रेडिएटा, जिसे सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन भी कहते हैं, और उसके अंदर होती है जोना पेडुसिलेटा जो प्राइमरी एग मेम्ब्रेन होती है, और उसके अंदर होती है ओलीमा जिसे हम एग मेम्ब्रेन कहते हैं, और बिल्कुल सेंटर में होता है प्रोटोन्यूक्लियस या प्रोन्यूक्लियस। तो ये जो हेलोरोनिक एसिड होता है इसमें जो एंजाइम होता है ये होता है हेलोरोनिडेज एंजाइम, और जो कोरोना रेडिएटा होता है उसमें एंजाइम होता है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, और जो जोना पेलुसिडा होती है उसमें एंजाइम होता है जोना लाइसिन या एक्रोसिन। तो जब स्पर्म एंटर करता है तो स्पर्म के जो एक्रोसोम्स होते हैं उसमें एंजाइम होता है स्पर्म लाइसिन एंजाइम, और ये जो एक्रोसोम होते हैं ये एक्रोसोम मॉडिफिकेशन होती है गोल्गी बॉडीज़ की या लाइसोसोम की मॉडिफिकेशन को कहा जाता है एक्रोसोम, जो स्पर्म के स्ट्रक्चर में हमें देखने को मिलता है। इसके बाद सेकंड
सेक्राइड्स का एग्जाम्पल है दैट इज़ अगार 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 भी एक हिट्रोपॉलीसेक्राइड्स है। ये एक म्यूकोपॉलीसेक्राइड इसे कहते हैं। ये रेड एल्गी में हमें देखने को मिलता है। रेड एल्गी का एग्जाम्पल है जेलेडियम और ग्रेसिलेरिया। इससे जो बनता है उन्हें कहा जाता है अगारोफाइट्स भी, इन्हें एग्रोफाइट्स भी इनको कहा जाता है। ये जो अगार जेल ये बनाते हैं वो इलेक्ट्रोफोरेसिस में यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस जो टेक्निक होती है उसमें इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट हिट्रोपॉलीसेक्राइड की, दैट इज़ पेप्टिडोग्लाइकन। इसे म्यूरिन भी कहते हैं। पेप्टिडोग्लाइकन दो तरह से मिलकर बना है, इसमें पेप्टाइड है और ग्लाइकन है। पेप्टाइड यहाँ पर जो अमीनो एसिड बनते हैं 4 to 5 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, और ग्लाइकन्स जो होते हैं वो नैग और नैम यूनिट्स होते हैं। नैग हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमीन, और नैम का मतलब होता है एन एसिटाइल म्यूमेरिक एसिड। इसी तरह से हम बैक्टीरिया सेल में इसको देखते हैं। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उस बैक्टीरिया सेल वॉल जो यू बैक्टीरिया होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है उसमें देखने को ये हमें मिलता है। और इससे ही रिलेटेड हम नोट करेंगे दैट इज़ आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया एक्सट्रीमोफाइल्स इनको कहा जाता है। ये एक्सट्रीम कंडीशन में हमें देखने को मिलते हैं। हाई टेम्परेचर में देखने को मिलते हैं, हाई सैलिनिटी में देखने को मिलते हैं, और हाई एसिडिटी में भी देखने को मिलते हैं, मार्शी एरिया में देखने को मिलते हैं। इनकी जो सेल वॉल होती है ये सीडोम्यूरिन की बनी होती है। इनको सीडोम्यूरिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो नैग और नेट यूनिट से मिलकर बनी होती है, और जो पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल थी वो नैग और नैम यूनिट से मिलकर बनी होती है। अगर हम आर्कीबैक्टीरिया में आगे बात करें तो आर्कीबैक्टीरिया जो हेलोफाइल्स जो सॉल्टी कंडीशन में रहते हैं उन्हें हेलोफाइल्स कहा जाता है, हाई सॉल्ट में रहते हैं। एग्जाम्पल है हेलोबैक्टीरियम। मिथेनोजन वो होते हैं जो मार्शी एरिया में रहते हैं, इनका एग्जाम्पल है मिथेनोकोकस। थर्मोएसिडोफिल्स वो होते हैं जो हाई टेम्परेचर में रहते हैं, एसिडिक कंडीशन में रहते हैं या लो पीएच पे जो देखने को मिलते हैं, और थर्मोएसिडोफिल का एग्जाम्पल है थर्मस एक्वेटिकस। ये जो हम टैग पॉलीमरेज पीसीआर रिएक्शंस करते हैं उसमें हमें ये यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हिट्रोपॉलीसेक्राइड्स है दैट इज़ हिपैरिन। तो हिपैरिन प्रोड्यूस होता है बी सेल्स ऑफ बीटा लिम्फोसाइट्स में। बीटा लिम्फोसाइट्स को ही हम आगे मास्ट सेल भी कहते हैं। ये एक एंटी कोगुलेंट का काम करता है, कोगुलेशन को होने नहीं देता है, जैसे ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि लीचीज़ होती हैं जिसे हम हेरोडिनेरिया कहते हैं, या सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कार्बोहाइड्रेट। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैं ये एक सेंगीवोर्स होते हैं जैसे कि वैम्पायर्स होते हैं, और इनके स्लाइवा में हीरोडिन होता है जो ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है, क्योंकि ये जो ब्लड सक करते हैं तो इनकी जो बॉडी होती है वो ब्लड के क्लॉट ना बना दे, और ये जो ब्लड ये स्टोर करते हैं वो उस ऑर्गन को कहा जाता है क्रॉप, जो इनके 9 से लेकर 18 सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। टोटल 10 सेगमेंट्स होते हैं इसके। ये स्टोर कर लेती हैं ब्लड मील्स को फॉर 1 ईयर तक की अपने पास ब्लड को स्टोर करके रखती हैं। नेक्स्ट बात है कॉन्ड्राइटिन सल्फेट, और इसका एग्जाम्पल है कार्टिलेज एंड बोन। नेक्स्ट कैरेटिन सल्फेट जो कॉर्निया में होता है। कॉर्निया एक एवेस्कुलर ऑर्गन है, इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं। आई जब ट्रांसप्लांट की जाती है तो उसे कहा जाता है केरिटोप्लास्टी, और ये कोस्टल कार्टिलेज में देखने को मिलता है। कोस्टल कार्टिलेज होती है जहाँ से हमारे रिब स्टर्नम से अटैच्ड होते हैं, वहाँ पर ये जो कार्टिलेज प्रेजेंट होती है उसको कहा जाता है कोस्टल कार्टिलेज। नेक्स्ट है डरमेटन सल्फेट, ये आर्टरीज में देखने को मिलता है, डरमेटन सल्फेट। नेक्स्ट हिट्रोपॉलीसेक्राइड्स है पैक्टिन। पैक्टिन को प्लांट सेमिन कहा जाता है। ये मिडल लैमेला में प्रेजेंट होता है, और इसे सॉल्ट्स मिडल लैमेला में इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट ये देखने को मिलता है, कैल्शियम पैक्टेट या मैग्नीशियम पैक्टेट। जैसे ये एक सेल है और ये दूसरा सेल है, तो दोनों सेल्स को जो जोड़ के रखता है दैट इज़ कॉल्ड एज मिडल लैमेला, और इनके जो साइटोप्लाज्म को जोड़ के रखता है उसे कहते हैं हम प्लाज्मोडेस्मेटा। ये एक सेल है, उसकी प्राइमरी वॉल है, सेकेंडरी वॉल है एंड टर्शरी वॉल है, टर्शरी भी होती है।
दूसरा हम बात करते हैं हेमी सेलुलोज क्या होता है। तो जो सेलुलोज के बंडल्स होते हैं या फाइबर्स होते हैं सेलुलोज के, उन फाइबर्स को जो जोड़ के रखता है दैट इज़ पैक्टिन, और जो हेमी सेलुलोज होता है वो बिटवीन प्रेजेंट होता है सेलुलोज के बंडल के बीच में, दैट इज़ द ये है हेमी सेलुलोज जो इन बंडल्स के बीच में प्रेजेंट है। सो पैक्टिन एंड हेमी सेलुलोज आर द हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।